राज्य के बारे में पढ़ेंगे ना। ठीक है करो। तो कल हम लोग क्या थे, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में हम लोग कल जानकारी ले चुके थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। कल हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए थे? अंतिम मतलब जो नागदशक नहीं, कौन सा वंश था, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। और ये पढ़े थे कि धनानंद कैसे पराजित हो जाता है। अच्छा पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। अब थोड़ा सा पहले सिकंदर का स्टार्ट करते हैं। सिकंदर किसका? सिकंदर का। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। कहाँ का था? मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया भी कहाँ है? ईरान में ना, अफगानिस्तान का। उस समय यूनान में था मकदूनिया, और अभी अलग से कंट्री बन चुका है मकदूनिया। याद रखना उस समय मकदूनिया यूनान का, इसीलिए तो पहला आक्रमण बोलते यूनानी लोग किया था, तो वहीं का ही लोग भी था। तो ये गद्दी में कब बैठा था? इसका पिता का नाम क्या था? सिकंदर का पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। ठीक है, तो सिकंदर का पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। याद रखिएगा, सिकंदर का पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। 329 BC सिकंदर गद्दी पर बैठा। मकदूनिया का शासक कौन बना? 329 पे सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। मकदूनिया का शासक बनने के बाद उसका विश्व विजय का अभियान शुरू हुआ। इसके तहत सबसे पहले किसको जीतता है? एशिया माइनर। एशिया माइनर कहाँ पे है? मध्य एशिया में। एशिया माइनर इस टर्की में। ठीक है, तो एशिया माइनर को जीता। फिर किसको जीता? ईरान को जीता। ईरान को, फिर इराक को, और उसके बाद कहाँ पहुंच जाएगा? अफगानिस्तान के रास्ते। ठीक है, तो एशिया माइनर, ईरान, इराक, अफगानिस्तान को जीतने के बाद उसका भारत का विजय अभियान चालू हुआ। तो विजय अभियान से पहले एक चीज देखते हैं कि भारत में एक पर्वतमाला था। कहाँ पे? मान लीजिए यहाँ भारत का एक रफ मैप में बनाते हैं। यहाँ पे और यहाँ पर पहले जो भी पाकिस्तान है, यहाँ पर एक दर्रा है। कौन सा दर्रा है? एक दर्रा, इसका नाम है खैबर दर्रा, हिंदुकुश पर्वतमाला पे। कौन सा दर्रा? हिंदुकुश पर्वतमाला पे एक दर्रा, इसका नाम है खैबर दर्रा। तो पहले जो भी आगमनकारी आया ज्यादातर कौन सा दर्रा से आया था? खैबर दर्रा से। एग्जाम में क्वेश्चन याद रखना, अगर कभी ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया कि खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो हिंदुकुश पर्वतमाला पे है। और अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हिंदुकुश पर्वत है पाकिस्तान में, वहाँ पे है। और पहले जितना भी आक्रमणकारी उधर से आया ज्यादातर इसी रास्ते से आता था। इधर पूरा क्या हिमालय था, तो वही। और बहुत बड़ा ये जो दर्रा था, बहुत ज्यादा नहीं था, मात्र 10 फीट चौड़ा था। मात्र 10 फीट चौड़ा था, 50 किलोमीटर लंबा है। अब सोचिए, पतला छोटा सा रास्ता, हम लोगों को तोप सब लेके आना रहता था। ठीक है, तो वहां से आया, कौन आया? यही खैबर दर्रा से कौन आएगा? सिकंदर। तक्षशिला यहाँ पे है। ठीक है, तो तक्षशिला को क्या किया? तक्षशिला का एक शासक था, किसी का नाम याद है? शाम्बी करके एक शासक था। ठीक है, तक्षशिला का एक शासक है, इसका नाम था शाम्बी करके। ठीक है, तो वो क्या किया? सिकंदर का अधीनता स्वीकार कर लिया आसानी से, बिना कुछ लड़े उड़े। घुटना उसके सामने टेक दिया। अब उसको किसको जीतना था? यहाँ से झेलम निकलती है और यहाँ से चिनाब है। इस दोनों के बीच में एक राज्य था, जिसका नाम था पुरु राज्य था। ठीक है, कौन सा राज्य था? पुरु का राज्य था। उसका शासक कौन था? पोरस। पुरु गणराज्य का शासक कौन था? पोरस था। और यहाँ कौन सा नदी है? झेलम नदी। और यहाँ तक कौन पहुंच चुका है? सिकंदर यहाँ तक पहुंच चुका है। अब उसको किसको पार करना है? झेलम नदी को पार करना है। और झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच का जो पंजाब और कुछ जो कश्मीर का एरिया, उसका शासक कौन था? पोरस था। अब झेलम नदी को पार करना था, और उसमें बहुत जोर का बारिश आ गया था। झेलम नदी में बहुत ज्यादा पानी था, लेकिन सिकंदर तो महत्वाकांक्षी शासक में से एक था। वो यही इसको तक्षशिला का जो शासक था, जो उसके सामने घुटना टोक दिया था, उसका सहायता से वो पुल बनाया झेलम नदी पे। और इधर कौन तैयार था युद्ध करने के लिए? पोरस। और दोनों के बीच युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? उसका नाम क्या था? झेलम का युद्ध। क्योंकि झेलम नदी के तट पे था। झेलम नदी का पूरा नाम वितस्ता भी है, वितस्ता। तो झेलम वितस्ता का युद्ध भी इसको बोलते हैं। और चूंकि बहुत विषम परिस्थिति में लड़ा गया था, बहुत जोर का बारिश हो रहा था, उस परिस्थिति में लड़ा गया था, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइडे स्पीच का भी युद्ध इसको बोलते हैं। ये भी याद रखना, दो तीन नाम है इसका। एक याद रखना है झेलम का युद्ध, क्योंकि झेलम नदी के तट पे लड़ा गया, तो झेलम का युद्ध। और बहुत विषम परिस्थितियों में लड़ा गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइडे स्पीच का युद्ध। कहाँ पे लड़ा गया था? झेलम नदी को
ये झेलम नदी तट पे उधर सिकंदर झेलम नदी को पार करके आ चुका था। अब पोरस को क्या किया, बंदी बना लिया। पोरस युद्ध में पराजित हो गया था, लेकिन साहस के साथ लड़ा था। सिकंदर ऐसा महान शासक के सामने भी, एक छोटा सा पूर्व गणराज्य का शासक, उसके सामने पूरा दमखम के साथ लड़ा, और लड़ने के बाद युद्ध में भले ही पराजित हो गया, और उसको पराजित होने के बाद बंदी बना के किसके पास लाया जाएगा, सिकंदर के पास लाया जाएगा। ठीक है, सिकंदर के पास तो क्या किया, कैद करके वहां से लेके आ गया और सिकंदर के सामने खड़ा कर दिया। सिकंदर उससे पूछा, सिकंदर को पता था कि बहुत साहसी है, फिर भी उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सजा तुमको दें। तो वो भी तो राजा पोरस था, बोला वही जो विजित राजा एक पराजित राजा के साथ करता है, उसमें विजित राजा पराजित राजा के साथ क्या करता था, मौत का सजा देता था। तो साहस के साथ बोला था। इस बात से सिकंदर बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया कि एक आदमी खुद मरने के लिए मेरे सामने तैयार है। तो वो पोरस से खुश हो गया और उसको उसका गणराज्य वापस लौटा दिया और बोला कि ठीक है, तुम भारत विजय अभियान में तुम मेरा साथ दो, मतलब दोस्ती, मतलब अच्छे संबंध कर लिया और उसका गणराज्य वापस कर दिया। अब यहाँ पर कौन सा नदी है, एक नदी है, उसका नाम है ब्यास नदी। कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा से। ठीक है, ब्यास नदी है। ब्यास नदी भी बहुत ज्यादा पानी लेके आती है, और यहाँ पर उसके सेना बहुत ज्यादा थक चुका था, सिकंदर का सेना युद्ध करते करते। और इधर किसका शासन था उसमें, धनानंद का। इस एरिया पूरा भारत में उसमें धनानंद का शासन चला था मगध में। धनानंद भी एक तरह से शक्तिशाली शासक था। तो एक तो उसका सेना देखा था, एक तो ब्यास नदी को पार करना, फिर जाके धनानंद से युद्ध करना बहुत हार्ड है, तो लोग मना कर दिया था। तो फिर यहाँ से क्या होगा, सिकंदर यहाँ से वापस चला जाएगा। इसके पीछे रीजन था कि उसका जो घर था मकदूनिया, वहां पर भी थोड़ा गृह युद्ध की स्थिति बन गया था, और प्लस सेहत भी सबका बिगड़ रहा था, तो यहाँ से वो वापस चला जाता है। सिकंदर किसका शिष्य था, अरस्तु का शिष्य था। याद रखना है, सिकंदर किसका शिष्य था, अरस्तु का शिष्य था। वो वापस चला जाता है। कब आया था वो भारत पे, 326 में आया और 325 BC में चला गया। टोटल 19 महीना भारत में रहा था। कितना महीना रहा था, 19 महीना भारत में रहा था। यहाँ से सिकंदर तो चला गया। अब बात करेंगे किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। यहाँ से कब गए, 25 में गए, और मात्र 2 साल के बाद 323 BC में उनका मृत्यु हो जाता है। कहाँ पे, बेबीलोन में उनका मृत्यु हो जाता है। याद है कि 326 में आए, 326 में आए, 325 में वापस चले गए 19 महीना रहने के बाद। उसके बाद फिर 2 साल बाद ही उनकी मात्र 33 वर्ष की अवस्था में, और सोचिए 33 वर्ष का योद्धा विश्व विजय करने चला था, और भारत में उसका अभियान टूट गया था। कौन मारा, कोई नहीं मारा था, बेचारा खुद से लौट गया था। बहुत योगी शासक था सिकंदर। विश्व विजेता का जहाँ अभिमान टूटा था, वही देश है भारत, जहाँ हम लोग निवास करते हैं। किससे बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग को, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग को 2 जगह से जानकारी मिलता है। ठीक है, कहाँ से, एक है साहित्यिक स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत, दूसरा कौन सा है, पुरातात्विक स्रोत। दोनों याद रखना, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सा बुक है जिससे हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है, तो एक तो कौन है सबसे फेमस बुक, अर्थशास्त्र, इंडिका। ठीक है, दूसरा कौन है, इंडिका है, तीसरा कौन है, मुद्रा राक्षस। कौन लिखा है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। उसके बाद याद रखना है कौन कौन है, जस्टिन है, जस्टिन है, प्लूटार्क है, स्ट्रेबो है, एपिनियस है। बहुत सारे ये सब यूनानी इतिहासकार थे जो कि अपने अपने बुक में मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन किए हैं। तो ये सारे मेन बुक हो गए जिससे हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में तो याद रखना है। अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, तीनों का संबंध किस वंश से है, मौर्य वंश से। अर्थशास्त्र रचनाकार कौन सा, कौटिल्य, चाणक्य या जो भी बोली विष्णुगुप्त। इंडिका, मेगास्थनीज, मुद्रा राक्षस, विशाख। ये एक ऐसा नाटक था जिसमें नायिका नहीं थी, नायिका विहीन नाटक था। और इसमें 2 चीज के बारे में जानकारी मिलती है मुद्रा राक्षस में। एक तो नंद वंश के पतन के बारे में, यानी घनानंद का कैसा कैसा काम था, किस तरह से उसका पराजय हुआ, और दूसरा मौर्य साम्राज्य के उत्थान के बारे में इसी नाटक से हमको प्राप्त हो जाता है। इंडिका के बारे में तो सब जानते हैं, किसका बुक है, मेगास्थनी, इसका दरबार में रहा था 7 वर्षों तक। अर्थशास्त्र का रचनाकार तो जान ही रहे, कौटिल्य। ठीक है, अब बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो एक अभिलेख है, कहाँ पे है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, कौन सा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। ये संस्कृत में लिखा हुआ पहला शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है। इसको कौन लिखा था, रुद्रदामन।
रुद्रदामन, ठीक है, शासक थे वो। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमको पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था गुजरात में, यहीं पे पता चलता है जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, इसके बाद आस्था अभिलेख है, ठीक है, स्तंभ लेख है, शिलालेख है, इन सब चीजों से हम लोग को मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियां मिलती है। तो मैंने हम लोग को इसको देखना है कि अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा, राक्षस सबका संबंध किससे था? मौर्य साम्राज्य से था, ठीक है। चलिए मौर्य के जन्म और मरण के बारे में, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के कास्ट को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, वो किस कास्ट थे। तो कुछ विचारधारा बोलता है कि वो शूद्र थे और कुछ बोलता है क्षत्रिय थे। अगर हम देखेंगे तो जितना भी ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण से रिलेटेड जो भी धर्म ग्रंथ है उसमें बोला गया है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो शूद्र थे। जैसे कि मुद्रा राक्षस में उनको ब्रिसल बोला गया है। ब्रिसल का मतलब होता है क्या? शूद्र या निम्न कुल में उत्पन्न, ठीक है, शूद्र या निम्न कुल में उत्पन्न। तो जिसे कौन सा बुक बोले? मुद्रा राक्षस में ब्रिसल बोला गया है। इसके अलावा जो अपना रामायण महाभारत का कुछ बुक है उससे मतलब जितना भी ब्राह्मण ग्रंथ है उस समय उनको शूद्र बोला गया है। और उसके अलावा जो दीपवंश और महावंश जो जैन ग्रंथ है उनमें उनको क्या बोला गया है? क्षत्रिय बोला गया। तो अगर कभी क्वेश्चन आया, ऐसे से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है महावंश में उनको क्षत्रिय बोला गया है और मुद्रा राक्षस में उनको उनके लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल में उत्पन्न, मतलब कि निम्न कुल में उत्पन्न उनको बताया गया है। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठेंगे? 322 बीसी में। कब बैठेंगे? 322 बीसी में। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य कहानी क्या है कि पहले थोड़ा सा कौटिल्य का देख लेते हैं। किसका? कौटिल्य। कौटिल्य जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? अध्यापक थे और राजदरबार में रहते थे। किसके? धनानंद के राजदरबार में रहते थे। वहां से उनका क्या हुआ? धनानंद के साथ विवाद हो गया। विवाद होने के बाद क्या हुआ? वो बोले कि अब तो हम तुम्हारा साम्राज्य पतन करके ही छोड़ेंगे। तो वो वहां से जा रहे थे, रास्ते में वो कौन मिल गया? छोटा सा बच्चा चंद्रगुप्त मिल गया। चंद्रगुप्त क्या कर रहा था? एक खेल खेल रहा था, पिंजरा वाला खेल था इसे करके। उसके अंदर पिंजरा कैसे करके खेल था, उसके अंदर एक शेर था जो कि मोम का था और उसमें एक शर्त था कि कौन उस शेर को बिना छुए निकाल सकता है। तो बच्चा आता है और इसमें आग लगा देता है, ये पिघल जाता है और शेर एक तरह से क्या हो गया? बाहर आ गया। यही कहानी है। तो चंद्रगुप्त चाणक्य को ये बहुत पसंद आ जाता है। लड़का बोला इसमें कुछ तो टैलेंट है, कुछ कर गुजरेगा। तो इसको ले जाके शिक्षा दीक्षा करते हैं और तैयार करके ले आते हैं। छोटा मोटा सेना का भी गठन कर लेते हैं। अब क्या था कि मगध साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था, उसका शासक धनानंद था, उसको आसानी से हरा थोड़ी ना दीजिएगा। तो क्या हुआ कि बार बार क्या काम कर रहे थे? पाटलिपुत्र में बार बार हमला कर रहे थे। कहाँ हमला कर रहे थे? पाटलिपुत्र में बार बार वो हमला कर रहे थे। लेकिन बार बार क्या हो जाता? 6-7 बार हमला किया और हर बार पराजित हो गए। तो फिर एक बार वो लोग भेष बदल के पाटलिपुत्र में घूमने के लिए गए। वहां घूमने गए तो एक माँ अपने बच्चे को पुआ, जान रहे हैं ना, पुआ खाने के लिए दी थी। तो वो बच्चा बीच में उंगली डाला था तो उसका जल गया। तो माँ बोली कि तुम उसी तरह कर रहा है जैसे चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा है, वो पाटलिपुत्र पे हमला कर रहा है। किनारे किनारे जो ठंडा हो गया उसको खाओ, फिर बीच में खाने आना। यहीं पर लोग का दिमाग खुला कि हम लोग तो गलती कर रहे हैं। कहाँ हमला कर रहे हैं? राजधानी पे हमला कर दे रहे हैं, या तो तटवर्ती क्षेत्र पे हमला करना है ना। तो फिर क्या किया? वो तटवर्ती क्षेत्र को जीतना चालू किया। उसके बाद उसका सेना भी बढ़ने गया। फिर आके धनानंद को पराजित करेगा और मौर्य साम्राज्य का नींव 322 बीसी में डाल देगा। ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया? 305 चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ गया, बड़ा साम्राज्य लागू किया। जस्टिन जो था, ठीक है, वो बोलता है कि अपने 6 लाख सैनिकों के साथ उसने पूरा भारत को रौंद डाला था। मतलब पूरा भारत में जो था मौर्य साम्राज्य अपना विस्तार कर चुका था जस्टिन के अनुसार। 305। अच्छा एक और देख लेते हैं जस्टिन, ठीक है। और अब एक दो हिस्टोरियन है जो यूनानी हिस्टोरियन है, जैसे जस्टिन हो गया, जस्टिन और एस्ट्रेबो। कौन? जस्टिन और एस्ट्रेबो। क्या नाम था? एस्ट्रेबो। उनका वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, सेंड्रोकोटस। क्या बोले हैं? सेंड्रोकोटस, ठीक है। सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। याद रखिए कौन कौन? जस्टिन और एस्ट्रेबो सेंड्रोकोटस शब्द का नाम प्रयोग किया। इसके अलावा एक दो और जो यूनानी इतिहासकार थे वो इनके लिए एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। कौन सा शब्द का? एंड्रोकोटस। अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि यूनानी इतिहासकार चंद्रगुप्त को क्या बोलते थे? सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ठीक है।
अब बात करेंगे कि इसको कौन बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य था। तो 1774 में 1774 था ना, एशियाटिक सोसाइटी का स्नातक हुआ था। एशियाटिक 1784 में ना, 84 है, पक्का है? हाँ हमको डेट याद नहीं है। मेरे को याद है। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ही बोले थे ये जो सैंडोकोटस और एंडोकोटस जिसके बारे में बोला जा रहा है वो कोई और नहीं है, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान कौन किया था, तो याद रखना है विलियम जोन्स। नहीं तो इनको सैंडोकोटस एंडोकोटस के नाम से नानी इतिहासकार लिखते थे। ठीक है, जी, 305 BC सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सेनापति था किसका? सिकंदर। सिकंदर जिस प्रांत को जीता था उसमें वहां अपना एक छत्रप यानी गवर्नर नियुक्त करके जाता था। तो पंजाब का गवर्नर कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 305 BC में। 305 BC में दोनों के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, किसके बीच? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे? सेल्यूकस निकेटर, किसको? सेल्यूकस निकेटर को उसका बेटी से भी शादी कर ली। सेल्यूकस निकेटर को क्या किए थे? बुरी तरह से पराजित कर दिए। तो जब पराजित हो गया तो क्या क्या मिलेगा गिफ्ट में? पहले तो बोला 500 हाथी ले लीजिए आप मेरे से। ठीक है, और क्या बोलेगा? बोलेगा कि देखिए आप क्या करते हैं, अच्छा संबंध बनाते हैं, दोनों के बीच अच्छा संबंध बनाते हैं। तो अपनी बेटी हेलना, क्या नाम था? हेलना, या कोई इसको कार्नेलिया भी लिखा जाता है, कार्नेलिया। तो याद रखना है हेलना या कार्नेलिया का विवाह किसके साथ कर दिए? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिए। याद रखना है हेलना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिए और 500 हाथी भी गिफ्ट मिला। इसके अनुसार और क्या किए? इसके अनुसार और क्या किए? एक मेगास्थनीज, क्या नाम था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज नामक राजदूत भी इसके दरबार में भेज दिए। मेगास्थनीज नामक राजदूत भी उसके दरबार में भेज दिए। और कुछ दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्या क्या दिए थे? पूरा राज दे दिए थे। कंधार, हेरात और काबुल, मकरान। मकरान को बालूचिस्तान भी बोलते हैं, देखिएगा बालूचिस्तान का क्षेत्र है, वही है मकरान। ठीक है, तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान 4 क्षेत्र किसको मिल गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को गिफ्ट में। लीजिए, आप हमको पराजित किया, इतना चीज गिफ्ट में आपको दे दिए। अब मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ? अफगानिस्तान तक हो चुका था। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे किसके बारे में? किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। और एग्जाम में आया कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। इन्हीं के शासन काल में प्रथम क्या होगा? प्रथम जैन संगति कब हुआ था? 300 BC में। प्रथम जैन संगति 300 BC में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र करके लिखा रहता है, स्थूलभद्र या भद्र जो भी है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में 300 BC में प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति। ठीक है, प्रथम जैन संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, स्थूलभद्र के नेतृत्व में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे, और ये क्या किए थे? इनको जैन धर्म की शिक्षा कौन दिया था? भद्रबाहु। क्वेश्चन आया कि इनको जैन धर्म में दीक्षित कौन किया था? भद्रबाहु। कौन किया था? भद्रबाहु। तो जैन धर्म में कौन किया था? भद्रबाहु इसको जैन धर्म में दीक्षित किया था। अब क्या हुआ कि 298 में, कब? 298 में ये क्या करते हैं, यहाँ से अपना उत्तराधिकारी किसको बना देते हैं? बिंदुसार, जो उनका पुत्र रहता है। तो बिंदुसार को राजा बनाकर खुद कहाँ चले जाते हैं? श्रवणबेला। कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक के एक पर्वत, इसका नाम ही है चंद्रगिरी पर्वत। चंद्रगिरी पर्वत कहाँ पे? चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेला गांव में। तो श्रवणबेला गांव पहुंच गए कर्नाटक, और चंद्रगिरी पर्वत पे जाकर सलेखन विधि के द्वारा कुछ दिन वहाँ धर्म प्रचार किए। फिर सलेखन विधि के द्वारा, किस विधि? याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। सलेखन विधि। कौन सा विधि? सलेखन विधि। सलेखन विधि उपवास करके जो आदमी जब प्राण दे देता है उसको सलेखन। तो सलेखन विधि के द्वारा ये अपना प्राण त्याग कर दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इनके काल में 2 प्रसिद्ध महान आदमी का बात करेंगे। किसका किसका? एक तो है कालिदास आ जाएगा यहाँ पे, चाणक्य, और दूसरा कौन आएंगे? मेगास्थनीज।
चाणक्य का और भी नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य या विष्णुगुप्त इनका नाम है। कौटिल्य, इन्होंने एक पुस्तक रचना की, तीन नाम है। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स। इसी के सहायता से तो गद्दी पाए थे चंद्रगुप्त। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन थे? चाणक्य। अच्छा, अर्थशास्त्र अभी बिहार 2022 में क्वेश्चन भी आता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किस क्षेत्र का पुस्तक है? याद लीजिएगा, राजनीतिक और प्रशासनिक। राजनीतिक और प्रशासनिक, क्योंकि इसमें राजा को किस तरह से शासन करना है, कैसे करना है, उस सब का वर्णन है। ठीक है, इसके अलावा अर्थशास्त्र में क्या कभी एग्जाम में आता है, इसने राज्य के कितने अंग बताए थे? तो अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। कितने होते हैं राज्य के? राज्य के 7 अंग होते हैं। कौन कौन सा अंग होगा? नहीं पता है। तो सबसे पहले तो एक राजा होगा, ठीक है, उसके बाद मंत्री यानी आमत्य होगा, मित्र होगा, सेना होगा, दुर्ग होगा और जनपद होगा। इस तरह से क्या किया, राजनीतिक प्रशासन को 7 क्या राज्य के कितने अंग? राज्य को बोले राज्य के 7 अंग। कितने अंग होते हैं राज्य के? राज्य के 7 अंग होते हैं और इसी के अनुसार राज्य का प्रशासन चलता है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो ये चाणक्य जो है, इनकी तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली से। किससे किया जाती है? कभी क्वेश्चन आ गया कि किसका तुलना किया जाता है मैकियावेली से, तो मैकियावेली से चाणक्य की तुलना मैकियावेली से होती है। और इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र की तुलना किससे होती है? प्रिंस से। प्रिंस किसकी पुस्तक है? मैकियावेली की पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है। तो प्रिंस की तुलना किससे होती है? अर्थशास्त्र से होती है। चाणक्य की तुलना किससे होती है? मैकियावेली से होती है। ठीक है, मेगास्थनीज क्या लिखे थे? इंडिका। क्या लिखे थे? इंडिका। 7 साल रहे थे ये यहाँ पे, गिफ्ट में मिला था युद्ध जीतने के बाद। तो इंडिका में जितना भी भारत का उसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत धार्मिक क्षेत्र में भी वर्णन किया गया। जैसे बोला गया कि शिव और कृष्ण का उसमें बहुत ज्यादा पूजा होता था। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में तो ये अपना पूरा उसमें भारत का जो वातावरण था उसका पूरा वर्णन किया। ठीक है, इन्होंने समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन समाज को उन्होंने कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 7 वर्गों में। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में किसने? मेगास्थनीज ने समाज को बांटा था। ठीक है, एक चीज और देखिए, चाणक्य जो था वो राजनीति मतलब युद्ध में नैतिकता को बहुत ज्यादा श्रेय नहीं देते थे। युद्ध के लिए बोलते लव एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वार, तो वो वाला सीन इनके साथ था कि जब वो बहुत ज्यादा नैतिकता पर बल नहीं दिए थे युद्ध के लिए। ठीक है, मेगास्थनीज इंडिका हो गया। और कुछ छूट रहा? चलिए, तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य हो जाता है क्या? अच्छा हाँ, जब चलो उसको प्रशासन जब देखेंगे मौर्य साम्राज्य का तो उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का भी जो राजा का बात है, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य का, आज यही रहने देते हैं। कल बिंदुसार और अशोक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।